गुड इवनिंग टू ऑल। आपका एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। तो मैं आज आपको जो सेशन हमारा बाकी रह गया है करूँगा टाइम से आप बेहतर नींद ले पाएँ। कल आपके लिए पूरी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कल आपका एग्ज़ाम है, तो बेसिक सी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी जो आपको लेके जानी है। कार्ड है, फोटोग्राफ्स वगैरह है। हाँ, पेन 2 लेके जाना ताकि एक आपका टाइम से आप वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 2 सेशन है आपके, ठीक है? तो दोनों सेशंस में आपको अच्छा खासा टाइम मिल भी रहा है। 100 क्वेश्चनों के आपके सेट हैं। तो सबसे पहला जो पेपर है वो आपकी सब्जेक्ट का ही है। मेरे हिसाब से आपको वो क्वेश्चंस पहले अटेंड करने हैं तो आपको सबसे अच्छे आते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ओएमआर आपको मिलते ही आपको चालू हो जाना है, ऐसा नहीं है। पहले पूरे पेपर को एक बार आप देख लेना। पूरे पेपर को देखते हुए और पेंसिल साथ में लेके जाना ताकि जो क्वेश्चन आपको आता जाए वहाँ पे आप पेपर पे मार्क करते चलना, ठीक है? पूरा पेपर देखने के बाद फिर आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं जो आपको आते हैं, ओएमआर में आप साथ-साथ में फिल करते चलना, ठीक है? राउंड का आपको पता ही होगा, गोले से बाहर आपका पेन का मार्क नहीं जाना चाहिए और हल्का भी नहीं करना है, डार्क करना है, ठीक है? ये बेसिक सी पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप ओएमआर को भरते हैं, ठीक है? तो ओएमआर को फिल अप करते समय आपको ध्यान रखना है बेसिक सी चीज़। वो ये है कि जल्दी मत करना ओएमआर को भरते हुए, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने देखा था कि मेरे काफ़ी स्टूडेंटों से गलती ये हो गई थी कि ओएमआर में कि पेपर्स में उन्होंने आंसर सही दिया है, ठीक है? पेपर में मार्क्स सही किया, ओएमआर में उन्होंने बी की जगह सी भर दिया है। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा रुक लेना, ठीक है? हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेपर आपका 90 मिनट का है तो उतने मिनट ही लेगा। उससे पहले आपसे बुकलेट लेने वाले नहीं हैं और आप देने वाले भी नहीं। तो आराम से अपना एक-एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए वहाँ तो ठीक है? इसीलिए मेरा हमेशा से एक ही एडवाइस रहता है, आप जितना चाहें पढ़ लें, काम हमेशा वो 2 घंटे ही आते हैं जो आप वहाँ पे स्पेंड करते हैं। वहाँ आपका ब्रेन, आपका सेंस, आपका पेशेंस, आपकी अ, अलर्टनेस जो आस-पास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं। जैसे आप कई बार यहाँ पे मेरे सामने ही आप बिल्कुल हेजिटेट हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, तो आपके आंसर आते हुए भी गलत होते हैं, ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं होना है। सामने चाहे जो भी हो, एग्ज़ाम ही तो है ना, ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं। और एग्ज़ाम कौन निकालता है? हम जैसे ही निकालते हैं कैंडिडेट जो पढ़ते हैं। तो उसमें ध्यान रखने लायक चीज़ें होती हैं, हमेशा जब भी आप ओएमआर जैसी चीज़ों को फ़िल करें, तो आपको 1 सेकंड के लिए रुक जाना चाहिए, फिर आपको आराम से देखते हुए फ़िल करना है। हाँ, मेजॉरिटी बात करें क्वेश्चंस के ऊपर, तो मेजॉरिटी ये है कि 100 में से 100 आपको करने नहीं हैं। आपको इतने करने हैं कि आपको जनरल कैटेगरी से नंबर आपके आ जाए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, एक्स, वाई, ज़ेड, लेकिन आपको फाइट जनरल से करनी है। मैं इसका रीज़न बताऊँगा आपको कि आप ज़्यादा सोचेंगे ना तो आप कम पे आके रुकेंगे, ठीक है? सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो है नेगेटिव। नेगेटिव में कोशिश करना, अगर आपने मुझसे पढ़ाई की है या नहीं की है, जो भी है, लेकिन इतने टाइम आप मेरे साथ में रहे हो, तो आप मेरा एक नेचर हमेशा जानना, नेगेटिव किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा एनिमी होता है। आप भले ही कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आपके 70 क्वेश्चन आपने अटेंड करे और उसमें आपने 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए, आप इसका मतलब है कुछ भी नहीं है। समझे? आप भले ही चाहे अपने आप में कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कुछ भी नहीं है। मज़ा तब है जब आप 60 क्वेश्चन अटेंड करो, 60 में से आपका 1 गलत हो, 59 तो आपके करेक्ट होंगे। ये है इंटेलिजेंस। समझे आप मेरी बात? समझे मेरी बात? तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं। पहले वो क्वेश्चन अटेंड करना जो आपको बिल्कुल कन्फर्म है कि 4 में से ये 1 सही है। ठीक है? सेकंड अटेम्प्ट पे आपको वो क्वेश्चन अटेंड करने हैं जहाँ 2 ऑप्शनों में आपको कन्फ्यूजन है, कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। वहाँ आपका जो पहला इंस्टिंक्ट कहे ब्रेन, वही आपको क्लिक करना है। ठीक है? सेकंड आपको रैशनल में नहीं जाना है। पहला इंस्टिंक्ट जो आपका कह दे वही आप क्लिक करके आ जाना है। समझ गए? ये तो है नर्सिंग का पोर्शंस की बात। अब बात करते हैं गुजराती में। गुजराती में आपको रिस्क कहाँ नहीं लेनी है वो बता देता हूँ। रिस्क वहाँ मत लेना जो सब्जेक्ट आपने अब तक नहीं पढ़ी है या जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े। ठीक है? अगर आपने पढ़े भी हैं तो वो आपको याद नहीं है, सिर्फ़ आपने रट्टा मारा है, तो वहाँ पे आप रिस्क मत लेना। रटने वाली चीज़ों पे कभी भी रिस्क नहीं ली जाती है, क्योंकि रिसेंट मेमोरी में वही चीज़ें याद रहती हैं जो तुरंत हुई है, ठीक है? और ये रटी हुई चीज़ें रिसेंट होती हैं, क्लैप होती है तुरंत, ये याद रखना है, ठीक है? तो
हाँ, आपका जो ग्रामर पोर्शन है गुजराती का वो बहुत अच्छा खासा टॉपिक है। तो वहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन में आपको आराम से एवरेज आपको देखिए पास मार्किंग नंबर चाहिए ग्रामर में, मैं आपको बता दूँ जिस हिसाब से आपका कट ऑफ रहा है जीएसएसबी का, तो उस हिसाब से आपको पास मार्किंग अगर आप आराम से उस 100 में से आप 40 क्वेश्चन ही करके आते हैं बिना नेगेटिव के, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका नर्सिंग का पेपर सॉलिड गया है तो नर्सिंग आपकी खुद की सब्जेक्ट, उस पे फोकस करना, ठीक है? उस पे जितना फोकस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि नर्सिंग आपका सिलेक्शन देगी। लोग जो कह रहे हैं कि ग्रामर 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 रटा मार रहे हैं 3-4 महीने से, ग्रामर सिर्फ एक सब्सटीट्यूट है आपके पास कि आपको पास मार्किंग नंबर चाहिए। परसेंटेज आपका नर्सिंग ही बनाएगा, और नर्सिंग में ही गोते खाएंगे लड़के, क्योंकि सब ने ज़्यादातर दिमाग उधर लगाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रामर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको वो बोला कि जो आपको चाहिए, आपको सिर्फ सीडी चाहिए, और सीडी क्या है? ग्रामर है, ठीक है? जो आपको क्रॉस कर देगी उस बॉर्डर के बाहर, जहाँ आपकी सक्सेस लाइन लिखी खींची हुई है। समझ में आया? वहाँ पे आपको रिस्क वहीं लेना है जहाँ आप श्योर हैं, यानी ग्रामर जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स आते हैं, ये इनमें रैशनल्स हैं, नॉलेज है, ठीक है? लिटरेचर जो सब्जेक्ट है आपकी, वहाँ आप रिस्क बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो सिंगल वर्ड पॉइंट है, यानी या तो हाँ है या ना है। जो आता है वो करो, जो नहीं आता है वो छोड़ देना। कन्फ्यूजन अगर रहा तो छोड़ ही देना, गलत मत करना, ठीक है? कन्फ्यूजन में मैं हमेशा साथ नहीं देता हूँ, ना एग्जामिनेशन आपका साथ देने वाला है, ठीक है? तो कन्फ्यूजन को आप ऐसा बोलो साइड रहो भाई, ठीक है? जो आपको आता है वो करना, जो नहीं आता है 30 में से आपको 5 क्वेश्चन भी आएंगे ना, बहुत है लिटरेचर में। और गलत मत करना, क्योंकि सही जो करे हैं ना वो भी गलत, मतलब उनके चक्कर में वो चले जाएंगे, ठीक है? समझ में आया मेरी बात आपको? समझ में आ रही है ना? हाँ, फिर बच गया आपका थर्ड पार्ट जो बचता है ग्रामर का, जो कि शायद शब्दकोश या शब्द भंडोर करके ऐसा कुछ है, ठीक है? तो वहाँ पे भी सिंपल है, जो देखिए बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ एक टॉपिक तो मुझे भी याद है, जैसे मुहावरे या लोकोक्ति जिनको आप रूढ़ि प्रयोग जैसा कहते हैं, फिर जोड़नी वगैरह है, विरुद्धार्थी समानार्थी, ये जो शब्द है ना, ये क्या है? ये हिटिंग पॉइंट है, ठीक है? इनको आप रट नहीं सकते हैं, हिटिंग पॉइंट है। तो आए तो करिए, नहीं आए तो छोड़ देना, ठीक है? इसमें ज़्यादा आपको मगज लगाना नहीं है, माइंड आपको यूज नहीं करना है। ना आपको पेपर के दौरान कभी भी लो होना है। लो मेरा मतलब है कॉन्फिडेंस। आपको आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी आपकी बॉडी के सेंस को ये पता नहीं लगना चाहिए कि आपको पेपर नहीं आ रहा है। ये कंट्रोल आप पे पास होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस आपका गिरा तो आपका आया हुआ पेपर भी आपका चला जाएगा, ये भी डेफिनेटली है, ठीक है? जिसको एक्सपीरियंस तो एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी एडल्ट हैं, तो आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी का ये सेंस होता है, ठीक है? तो आपको ये कंट्रोल करना चाहिए, और ये कंट्रोल आपको होना भी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो आपको बी फोकसली आपको पेपर देना है, कोई चीज़ की आपको हेजिटेशन करनी नहीं है। एक एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट नहीं हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरा फिर आपको चांस मिलेगा, ठीक है? लेकिन उस पेपर में आपका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। वो 2 घंटे आपके हैं, पेपर आपका है, बुकलेट आपकी है, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन अच्छा करिए, ये है। समझ गए? रही बात कल के पेपर सॉल्यूशंस की, जब आपका नर्सिंग का पेपर हो जाएगा, हम आपका वीडियो जो है वो रिकॉर्ड शूट कर देंगे, ठीक है? आप गुजराती का पेपर दे के आएँगे, तब तक आपको नर्सिंग का जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा। आप सभी देखिए, शेयर कीजिए जो भी है। हाँ, लेकिन वीडियो देखने के बाद अपने स्कोर्स ज़रूर कमेंट करना, ताकि आइडिया रहे हमें कट ऑफ के आइडिया में, ठीक है? इसीलिए हम बार-बार जब भी शूट करते हैं या वीडियो मतलब बनाते हैं, लेक्चर्स बनाते हैं, तो मैक्सिमम टाइम मैं कहता हूँ, लेकिन बच्चे क्या होता है, देखते सब हैं, स्टेटस कोई भी नहीं रखता है कि सर मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, या मेरे मार्क्स आपके अकॉर्डिंग इतने आ रहे हैं। आप रखोगे तो आइडिया आता है कि कट ऑफ कितना है, बिना मार्क्स के कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता है, ठीक है? ये आप हमेशा ध्यान रखना। एवरेजिंग स्कोर ये है कि कोशिश करना बेटर एग्ज़ाम जाए, और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी एडवाइस दे नहीं सकता हूँ, बाकी लोगों की तरह। मैं वैसे भी ज़्यादा कुछ बोलने में यकीन करता नहीं हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, वो खुद समझदार होते हैं, सब समझदार हैं, आप भी समझदार हैं, ठीक है? अपना करियर आपको भी पता है। तो ये है, हाँ, टाइमली आपको मैनेज करते हुए पेपर को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है? चलिए अब अपने भी टास्क को अपन पूरा करते हैं, ठीक है?
ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो ऑलरेडी आई थिंक शायद हमने पहले सॉल्व भी कर लिया है। लेकिन देखिए इस पेपर में हुआ क्या था, ये जो क्वेश्चन है इसको दो टाइप से घुमाया गया। एक टाइप में इसका आंसर गलत माना गया, दूसरे टाइप में इसका सही माना गया, इसीलिए एक क्वेश्चन को रद्द भी किया गया है इस पेपर में। तो वो दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एक ही पेपर में सिंगल मिले। ठीक है, अब ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो सकता है। बाकी इस क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को पता है। इसमें सिंपल सा दिया गया है कि नर्स जो है वो असेस कर रही है एक पेशेंट को जिसको प्रोलॉन्ग टाइम से वोमिटिंग हो रहा है। दैट्स मीन्स आपको हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलेगा। वाई? क्योंकि वोमिटिंग होने की वजह से फ्लूइड का लॉस होता है। वैसे ही बॉडी में फ्लूइड लॉस होगा तो जाहिर सी बात है पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोवोलेमिक। अब हाइपोवोलेमिया में पेशेंट जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया। प्लस में यहाँ पे आपको पोटासियम का लॉस होने का देखने को मिलेगा, जिससे आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। बीसीजी में आपको प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिल सकती है। इसके साथ में मसल स्पाज्म आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी है। रीनल के इश्यूज में भी आपको पोटेशियम ज़्यादा खास ध्यान रखना होता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में होनी, हीटिंग पॉइंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका नंबर ये है कि फ्रूसामाइड अगर किसी पेशेंट को आपको एडमिनिस्टर करनी है, लाइक डेट लासिक्स। अब लासिक्स किस कैटेगरी की ड्रग है, लूप डायरेटिक्स होती है। ठीक है, तो ये अगर आपको किसी पेशेंट को देनी है, उससे पहले आप नर्स हैं तो आप पेशेंट का कौन सा स्टेटस या कौन सा सीरम लेवल चेक करने वाले हैं, ये आपको मुझे बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन आपको एल्ब्यूमिन है, दूसरा है एसिड फोस्फेटेज, तीसरा है बीयूएन और चौथा है लैक्टेट, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, एलडीएच। आंसर दीजिए मुझे क्या है। इतनी देर से जो समझा है वो समझ में आया है कि नहीं आया है? आवाज तो आ रही है ना? आपने मेरे को कमेंट भी नहीं किया आज के लिए। आंसर्स देते रहिए फटाफट, ताकि अपना सेशन के टाइम पे कंप्लीट हो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो और मेरी भी नहीं होनी। ये ऑलरेडी एग्जाम्स के चक्कर में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज टीचर की होती है। बाकी लोगों के आंसर क्या है? ए, टीपी का आपका क्या आंसर है? देखिए इसमें सिंपल सी कहानी है, कुछ आपको ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ छोटे मोटे पॉइंट तो आपको याद रखने हैं। पहली चीज़ है, इन्होंने बोला है फ्रूसामाइड। ठीक है, फ्रूसामाइड पे देखिए क्वेश्चन बनता है क्या, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रकार की लूप डायरेटिक्स। ठीक है, लूप डायरेटिक्स है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये किसको एक्सेस करती है, पोटेशियम को एक्सेस। तो ये थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया गया था कि भैया मॉनिटर करना है आपको पेशेंट का सीरम लेवल, तो आपको याद रखना है लासिक्स जब भी हम देते हैं ना तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को क्या करते हैं, इन मॉनिटर कर। ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखना। क्लियर? एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, BUN का नॉर्मल लेवल तो आपको याद होना चाहिए, 2 9 से लेके 21 mg/dl जो है नॉर्मल लेवल। सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है एल्ब्यूमिन के ऊपर। इसमें क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि जब भी हम इंसुलिन देते हैं, ठीक है,
या मान लीजिए आप कॉन्ट्रासेप्टिव आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और हॉर्मोन्स, ठीक है। तो इंसुलिन, कॉन्ट्रासेप्टिव और हॉर्मोन जब भी आप देते हैं तो पेशेंट्स का एल्बुमिन लेवल जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये भी आप खास ध्यान रखना, अगर आपके कुछ ये पॉइंट भी आपको रिमाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है, मेजरमेंट किया जा रहा है नर्स के द्वारा, तो आपको पूछा गया है इम्पोर्टेंट मेजर आपको बताना है। अगर पेशेंट किस चीज़ का है, सेप्टिक शॉक का है, ये क्वेश्चन। सेप्टिक शॉक का अगर पेशेंट है तो इम्पोर्टेंट मेजर आपके लिए क्या रहेगा। पेशेंट आपके पास सेप्टिक शॉक का है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप एम्बुलेशन करेंगे पेशेंट को, डायट्री प्रोटीन को आप बंद करेंगे। थर्ड ऑप्शन है कि आप सेंसरी स्टिमुलेशन को क्या करेंगे, लिमिट करने वाले हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कि आप फ्लूइड के इनटेक को बढ़ाने वाले हैं। अगर पेशेंट आपके पास सेप्टिक शॉक, क्या आंसर होगा आपका, बता। डेफिनेटली श्योर हूँ कि इस सेशंस में जितने सेशन रहे हैं, 8 सेशन जो हमने लिए हैं, डेफिनेटली आपको आराम से 10-15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ज़्यादा ही मिल सकते हैं, आशा तो मुझे ये है, ज़्यादा मिल सकते हैं, बट 10-15 क्वेश्चन आपको फँस जाएँगे। कहीं न कहीं कोई ना कोई रैशनल का थिंग आपको याद रखना है। आंसर थोड़ा जल्दी कीजिए। नहीं पकड़ पाए, नहीं। पेशेंट किसका है? पेशेंट देखो पहले किसका है। सेंसरी स्टिमुलेशन लिमिट करने से क्या सेंस होगा यहाँ पे? कोई सेंस है? एक बोल रहे हैं आप एम्बुलेशन प्रमोट, मतलब मूवमेंट करवाने से क्या है? एम्बुलेट अगर मान लीजिए आप पेशेंट को करवा भी रहे हो, तो वो वैसे ही शॉक का पेशेंट है, इससे क्या बेनिफिट होगा उस पेशेंट को? हाँ, तो मुझे भी पता है सेप्टिक शॉक का है, तो आप सोचो शॉक के केस में क्या प्रायोरिटी रहेगी एज ए नर्स आपकी। शॉक के पेशेंट में क्या देखने को मिलता है? ये सेप्टिक है, सेप्टिक का मतलब क्या हुआ, किसी इन्फेक्शन की वजह से शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पे, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो है, ठीक है, उसमें गड़बड़ है। सेकंड, ऑर्गन डिस्फंक्शन हो सकते हैं अगर बंदा शॉक में है। वेरी गुड, वेरी गुड, अब आए पकड़ में आप, ठीक है। तो शॉक के पेशेंट में हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? परफ्यूजन को मेंटेन करना होता है। बॉडी के टिश्यू परफ्यूजन को आपको मेंटेन करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी ये आती है, समझे आप। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको फ्लूइड देना है। फ्लूइड आप दोगे तो बॉडी क्या करेगी, रिस्टोर करेगी। हेमोडायनेमिकली पेशेंट क्या होगा, स्टेबल होगा, जो कि अभी अनस्टेबल है। इस कंडीशन में वो हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो आप फ्लूइड दे के उसको हेमोडायनेमिकली स्टेबल करो पहले, सबसे पहले, ठीक है। देन उसके बाद उसकी बॉडी के टिश्यू परफ्यूजन बढ़ेंगे तो ऑर्गन डिस्फंक्शन होने का जो चांसेस है वो नहीं होगा, ठीक है। तो वो प्रायोरिटी सबसे पहले आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि 100 के अंदर फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्लूइड कौन से होते हैं, तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, तो आपको याद रखना कौन है, या तो एनएस है या फिर आरएल है, याद रखना, ठीक है। और राइट आंसर से इस क्वेश्चन का क्या होगा, डी। अकॉर्डिंग प्रायोरिटी आपको जाना है, अकॉर्डिंग प्रायोरिटी आपको जाना है, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज किस पे फोकस करनी है आपको, टिश्यू परफ्यूजन पे। किस पे फोकस करनी है? टिश्यू परफ्यूजन पे, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑर्गन डिस्फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, नहीं तो ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाएंगे पेशेंट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग कंडीशंस
Would a nurse recognize as contributing to the development of respiratory acidosis? सिंपल है, सिंपल है। नीचे कंडीशन आपको दी गई हैं, जैसे एम्फाइजमा है, डायरिया है, हाइपरवेंटिलेशन और एकलेशिया है। आपको सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन है जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसमें देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात, बताइए। ये पकड़े, वेरी गुड। ये सोल्व भी करवा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। कंफर्म है, मैंने बोला ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो सेशन हमने पढ़े हैं उसमें आराम से आपको हिटिंग क्वेश्चन मिलने वाला है, पढ़ा है। और अगर आपने 8 सेशंस अच्छे से पढ़े हैं तो ठीक है। इसमें देखिए रेस्पिरेटरी following condition would in nurse record contribute development of respiratory acidosis? आपने आंसर दिया है सही नहीं पकड़े हो अभी भी। मैंने पूछा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। आपने जो आंसर दिया है उसमें क्या हो रहा है, बंदा हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। अब आप मुझे ये बताइए इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा या फिर ये हाइपर वेंटिलेट है जो मैं कर रहा हूँ अभी आपके साथ, ठीक है। तो इसमें देखने को मिलेगा। एसिडोसिस किस में होता है, जिसमें CO2 आपके बॉडी के अंदर रहे। वो कब रहेगी, जब सांस आप अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, CO2 निकलेगी नहीं, O2 अंदर जाएगी नहीं। वो कंडीशन कौन सी है, कल पकड़ो, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो। और हाइपर वेंटिलेट जब हम करते हैं तो CO2 जो होती है वो ज़्यादा बाहर निकलती है बॉडी से। अभी मैं कह रहा हूँ, वहाँ मैं नहीं मिलूंगा आपको, ठीक है। वहाँ पेपर में मैं नहीं मिलने वाला हूँ, लेकिन ये आपके साथ में रहेगा, इसका इस्तेमाल करना। क्वेश्चन में ही आंसर होता है, मैं हमारे 1000 बार कहता हूँ, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। थोड़ा सा रुक के सोच के फिर आंसर दीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं ना तो दुख होता है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, हाइपर वेंटिलेट होगा तो PaCO2 जो लेवल होता है ना, ठीक है। तो CO2 यहाँ पे क्या हो रही है, ज़्यादा जा रही है बाहर, ज़्यादा जा रही है। तो आपको पता है कि O2 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पेशेंट किस में जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। मैंने आपको बोला भी है, जो भी पेशेंट हाइपर वेंटिलेट आपको दिखेंगे, ठीक है, उस पेशेंट्स में सब जो भी प्रॉब्लम जिसमें हाइपर वेंटिलेशन आपको दिखाई देता है, सारे पेशेंट्स में आपको एल्किलोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी एम्फाइजमा क्या है, एम्फाइजमा है ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम। क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम, ठीक है। एम्फाइजमा में क्या होता है, एल्वोलाई डायलेट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो, एयरवे क्या हो, ऑब्स्ट्रक्ट हो, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो जैसे अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, समझ में आया? ऐसी चीज़ों में
डायरिया, डायरिया में क्या हो रहा है? तो फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो कौन जा रहा है बाहर? पोटेशियम बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है पोटेशियम बाहर चला गया तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। तो खास चीज यहाँ पे क्या है कि आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि डायरिया हो रहा है। अगर वॉमिटिंग होती तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलता। वहाँ HCl बेस, स्टोमक में क्या होता है? HCl, वो एसिड है। एसिड बाहर निकलेगा तो कंपनसेट कौन करेगा? बेस। तो बेस कौन है? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस आपको देखने को मिलेगा किसमें? वॉमिटिंग। अब डायरिया में कौन निकल रहा है बाहर? फ्लूइड निकल रहा है, यानी एल्केलाइन चीजें ज्यादा निकल रही है, बेस निकल रहा है। बेस निकलेगा तो कंपनसेट कौन करेगा? एसिड। ये आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। एकालेशिया कार्डिया क्या होता है? एकालेशिया कार्डिया ये होता है, जो इसोफेगस होती है उसमें नीचे लोअर इसोफेंगियल स्फिंक्टर होता है, ठीक है। वहां पे क्या होती है? नर्व होती है। वो नर्व क्या हो जाती है? डैमेज। अब डैमेज होने से होता क्या है? जो आप खाना खाते हैं वो नीचे जा नहीं पाता है, इसोफेगस उसको पुश नहीं कर पाता है स्टोमक के अंदर। तो वो खाना कहाँ पर फंस गया? इसोफेगस में। अब इसोफेगस से बार बार वो क्या करता है? फ्लो बैक करता है। इससे क्या होगा? पेशेंट में रीगर्जिटेशन आपको देखने को मिलता है, वो होता है एकालेशिया कार्डिया। इसकी सर्जरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स शुड ऑब्जर्व ए चाइल्ड ऑन स्टेरॉइड थेरेपी और एडवर्स इफेक्ट विच इंक्लूड। आप देखिए सिंपल सी बात है, आपको पूछा गया है एक बच्चा है जो स्टेरॉइड पे है, एक बच्चा है जिसको स्टेरॉइड चल रहा है, आपको मुझे बताने हैं साइड इफेक्ट्स, बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो हेयर लॉस आपको देखने को मिलेगा, हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स देखने को मिलेगा, डिक्रीज इन पल्स रेट यानी HR आपको पेचे की रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, या फिर आपको एपेटाइट ज़्यादा देखने को मिलेगा। साइड इफेक्ट आपसे पूछा गया है, आपको मुझे आंसर देना है। और जल्दी करिए, आप जल्दी करेंगे तो सेशन भी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नींद आपकी पूरी नहीं होने वाली है, और जो जरूरी है। दीपिका आंसर ही नहीं दे रही है, इतनी देर हो गई है, क्या बात है? आप लाइव सेशन में है, लाइव सेशन का मतलब यही होता है कि हम इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको शूट करके भी अपलोड कर सकता था। नो नो नो, हेयर लॉस किसके केस में होता है? कीमोथेरेपी में होता है। यहाँ क्या है? स्टेरॉइड है। गलत आंसर जा रहा है, गलत आंसर जा रहा है। अब पकड़े, बिल्कुल सही है, वीडियो का आंसर सही है। देखिए, हेयर लॉस है ना, वो स्टेरॉइड थेरेपी में आपको नहीं देखने को मिलता है, वो किस में देखने को मिलता है? कीमोथेरेपी में, याद रखना है, इसमें कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी अगर किसी को चल रही है तो एलोपेशिया, क्या बोलते हैं इसको? एलोपेशिया, ठीक है। फिर आ गए आपके हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स, ये याद रखना है किस में देखने को मिलता है? आपको फिनेटोइन जैसी ड्रग्स में देखने को मिलता है। इसमें फिनेटोइन, अगर किसी पेशेंट को फिनेटोइन चल रहा है तो उसमें आपको देख, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज पल्स रेट, ठीक है। डिक्रीज पल्स रेट में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पल्स रेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। स्टेरॉइड जो है वो पेशेंट में क्या करते हैं? टेकीकार्डिया, क्या करते हैं? टेकीकार्डिया, याद रखना क्या करते हैं? टेकीकार्डिया करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है, हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती है अगर स्टेरॉइड चल रहा है।
लेकिन स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? वेट गेन। क्या देखने को मिलेगा? वेट गेन, वो भी कैसा? रैपिड। कैसा? रैपिड। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पेशेंट की एपेटाइट बढ़ रही है। इसके अलावा आपको कुशिंग फीचर्स भी देखने को, क्या देखने को मिलेंगे? कुशिंग फीचर्स, जैसे मून फेस। पेशेंट का फेस जो है वो कैसा हो जाएगा? मून फेस जैसा हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। मून फेस हो गया, और कौन आता है कुशिंग में? बफेलो हम्स। याद है ना ये चीजें? बफेलो हम्स, ठीक है। तो ये फीचर्स आपको किस में देखने को मिलते हैं? जो पेशेंट स्टेरॉइड लेता है, ठीक है। ज्यादातर जैसे अभी जिम विम का ये जो ट्रेंड चल रहा है, तो लोग दबा के स्टेरॉइड दबा रहे हैं, ठीक है, ताकि वेट गेन हो जाए वगैरह। लेकिन इन चीजों के साइड इफेक्ट्स इतने भयंकर होते हैं कि, ठीक है। तो ये चीजें आपको खास ध्यान रखनी है, ठीक। इसके अलावा देखिए, स्टेरॉइड चल रहा है तो आपको खास ध्यान रखना है किसके ऊपर? ग्लूकोज के ऊपर। याद रखना है, स्टेरॉइड क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, यानी हाइपरग्लाइसेमिया आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इम्यूनिटी सप्रेस करता है, ये क्या करता है? इम्यूनिटी सप्रेस, याद रखना है। अब इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो आपको पता है क्या होने के चांसेस रहेंगे? इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया? तो स्टेरॉइड जिनको चल रहे होते हैं उनमें ये चीजें आपको खास ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिलेरियम ट्रीमेंस के ऊपर, जिसमें दिया गया है दीज मैनिफेस्टेशन इन पेशेंट हु इज अल्कोहल विड्रॉल। याद रखना है, ये क्वेश्चन हिटिंग है, याद आ सकता है आपके, ठीक है। अल्कोहल विड्रॉल में आपको ये जो फीचर्स यहाँ पे दिया गया है, डिलेरियम ट्रीमेंस, ठीक है, ये इसका क्लासिकल साइन है, इसका अल्कोहल विड्रॉल का, ध्यान रखना। वुड इंडिकेट इम्पेंडिंग। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अल्कोहल विड्रॉल में जब डिलेरियम ट्रीमेंस होते हैं तो कौन सी कंडीशंस है जो आपको इम्पेड करके बता रही है? तो इन चारों चीजों में से आपको मुझे वो बताना है कि अल्कोहल विड्रॉल का पेशेंट अगर डिलेरियम ट्रीमेंस उसमें इम्पेड करे तो वो कौन सी फीचर्स होती है जिसमें वो डिलेरियम ट्रीमेंस को फेस करेगा? अल्कोहल विड्रॉल यानी अल्कोहल जिसने छोड़ी है। अब मुझे बताइए आंसर क्या होगा इसका? बाकी बाकी आंसर। देखिए, इसमें सीधा सा याद रखना है, अल्कोहल विड्रॉल जो पेशेंट्स होते हैं ना, में डेलेरियम ट्रीमेंस जैसे इम्पेंडिंग फीचर्स कब दिखाई देते हैं? जब पेशेंट किस में हो? एजिटेशन। याद रखना हो, एजिटेशन में। जब भी पेशेंट एजिटेशन में होगा तो आपको ध्यान रखना है कि इस केस में क्या होता है? पेशेंट किस में चला जाता है? अग्रेशन में जाता है, अग्रेशन में, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट को क्या फील होता है? इरिटेबिलिटी। क्या फील होती है? इरिटेबिलिटी, ठीक है। इसी केस को हम क्या बोल रहे हैं? एजिटेशन बोलते हैं। इस केस में आपको डेलेरियम ट्रीमेंस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। डेलेरियम ट्रीमेंस में होता क्या है? डेलेरियम ट्रीमेंस में पेशेंट एक तो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे आपको ट्रिमर्स देखने को, क्या देखने को मिलेंगे? ट्रिमर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट्स की जो कॉन्शियसनेस है उसमें भी आपको क्लाउडिंगनेस देखने को मिलता है, ठीक है।
याद रखना है। इसमें केस में ड्रग्स कौन सी दी जाती है, क्लोरेजापाम अपन यूज करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपको पता है FHR पूछा गया है आपसे। नॉर्मल FHR कितनी होती है, ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज, क्या बोलते हैं, पिछले सेशन में ही मैंने आपको बताया था, बताओ। हाँ एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखिए FHR से ही आ गया है, 2 पॉइंट याद रखना है, एक रखना है आपको 8 से 10 वीक और एक याद रखना है 20 वीक। क्वेश्चन अगर फंसता है तो याद रखना, आपको याद रखना अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फीटल डॉपलर, ठीक है, फीटल डॉपलर से FHR कब असेस करते हैं, तो 8 से 10 वीक में, ठीक है, और 20 वीक पे फीटोस्कोप्स या फिर स्टेथोस्कोप्स। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो याद रखना, फंस सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, फिर ये याद रखना। चलिए अब बताइए मुझे आंसर क्या है। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको। वेरी गुड, सही है आंसर आपका। तो बोलते हैं हम एब्रेप्शो प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं, एब्रेप्शो प्लेसेंटा, ठीक है। ये मैं बता भी चुका हूँ आपको। यहाँ पे आपको खास चीज याद रखनी है, पेनफुल आपको वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो आपकी नॉर्मल पोजीशन में ना होकर अलग हो सकती है, जैसे कंप्लीट है, मार्जिनल है, इनकम्प्लीट वगैरह है, पार्शियल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने होगी, ठीक है, याद रख, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। आइडेंटिफॉर्म क्या है, तो ये बिनाइन प्रकार की एक प्रकार की ट्यूमर होती है, क्या होती है, बिनाइन ट्यूमर होती है, याद रखना है। अगर इसको आपने अनट्रीट रखा, ठीक है, अगर इसको आपने ट्रीट नहीं किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैलिग्नेंसी में, इसमें मैलिग्नेंसी में, ठीक है। IUGR क्या है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। एक क्वेश्चन और याद आ गया है मुझे, देखिए आपको बता देता हूँ, ये जो अल्कोहल विड्रॉल आपसे बोला गया है, ठीक है, अगर आप में ध्यान रखना है इसमें, अगर आपसे इस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट्स में कौन से टाइप का हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, तो याद रखना है ऑडिटरी मिलता है, ये भी क्वेश्चन हिट है, क्या है, ऑडिटरी। और एल्कोहलिज्म में भी आपको यही देखने को, इस पेशेंट्स को वॉइस से रिलेटेड हेलुसिनेशन की दिक्कत होती है, ठीक है। सेकंड चीज इसमें आपको टेकीकार्डिया भी देखने को मिल जाएगा, क्या, टेकीकार्डिया, फिर सीजर्स भी देखने को मिलेंगे आप, ये भी आते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है, क्या है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहे हैं, वॉइस ठीक आ रही है ना मेरी आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A child has just returned from the surgery and has hip spica cast. What the nurse priority action for this patient?
आप बोलते रहिए, बोल नहीं रहे हैं ना तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं ऑप्शंस आ रहे हैं आपके। ये तो ऐसी उम्मीद ज़्यादा थी, मैंने कहा कैंडिडेट मुझे लगता है अभी सब फ्री हो गए होंगे, बुक्स वगैरह रख दी होगी, थोड़ी देर आपसे इंटरेक्शन होगा, थोड़ा समझाऊंगा तो बढ़िया है, काम लगेगा आपके कल। मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन अभी बच्चों ने किताबें छोड़ी हैं, अभी पकड़े हुए हैं सब। चलिए आंसर दीजिए इसका। एक बच्चा है जो सर्जरी से रिटर्न होके आया है और उसको स्पाइक का कास्ट लगाया हुआ है, तो आप एज ए नर्स हैं तो क्या आपका पीएनआई होगा, क्या करने वाले हैं आप? पहला ऑप्शन है कि आप हेड ऑफ बेड इलिवेट करेंगे, सेकंड सर्कुलेटरी स्टेटस आप चेक करने वाले बच्चे का, फिर है कि आप एबडक्ट करेंगे हिप्स यूजिंग पिलो, बीच में पिलो रखे आप दोनों हिप्स के बीच में एबडक्शन मेंटेन करेंगे, या फिर आप चाइल्ड को राइट साइड में रखने वाले हैं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। इसका मतलब है कि आप पेपर में बहुत अच्छा खासा आने वाला है। जीएसएस भी अच्छे पेपर बनाती है, नो डाउट। इसलिए जो लोग सोच के बैठे हुए होते हैं ना कि भाई किताबों से हम सिलेक्शन ले लेंगे, किताबें इतना ही सपोर्ट नहीं करती है, किताबों के लिए पहले आपको नॉलेज तो होना चाहिए। नहीं पकड़े आप। बच्चे की हिप स्पाइक का कास्ट लगी हुई है, क्वेश्चन पकड़ो आप। हिप स्पाइक का कास्ट लगा हुआ बच्चा है, उसके एचओबी एलिवेट करने से क्या सेंस होगा, आप मुझे बताइए। प्रायोरिटी पे आपको आंसर जाना था, दो क्वेश्चन ने खुद आपको बताया है, बच्चे के स्पाइक का कास्ट लगा हुआ है और आपको पीएनआई यानी प्रायोरिटी एक्शन देना है, तो प्रायोरिटी एक्शन में कौन आएगा? ए, बच्चे को राइट साइड में टर्न देने से क्या होगा गिडियोन, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, आप पॉइंट नहीं पकड़ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई यहाँ पे प्लास्टर किया गया है, समझे मेरी बात? यहाँ पे बच्चे को प्लास्टर किया गया है, ये बच्चा है ठीक है, यहाँ पे उसको प्लास्टर किया गया, हिप स्पाइका कास्ट उसको बांधी गई है, तो इधर की तरफ सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी तो पता करोगे। मेन पॉइंट क्या होता है कि जब भी स्पाइका कास्ट लगाई जाए, हिप स्पाइका कास्ट, तो मेन क्वेश्चन जाता है किस पे? सर्कुलेशन पे। और सर्कुलेशन का आपको पता कैसे चलता है? डिजिटल पल्स से। किससे पता चलता है? डिजिटल पल्स आपको क्या करनी होती है? चेक करनी होती है, ताकि आपको पता रहे कि लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये मेन प्रायोरिटी होती है भाई आपकी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी आएगा। पहले क्वेश्चंस को पकड़ो, समझो। मैं कहता हूँ आपको अगर नहीं भी आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर समझ गए तो आंसर हिटिंग होगा, ये क्लियर है। ऐसे गलत नहीं करोगे आप। हाँ, क्वेश्चन ने आपको खुद बोला है कि बच्चा सर्जरी से बाहर आया, लेकिन उसको स्पाइका कास्ट लगी हुई। अब आपको पता होना चाहिए कि हिप स्पाइका कास्ट लगती कहाँ है, जहां मैंने बताई, ठीक है, टाइटली होगी आपको भी पता है, तो सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपकी प्रायोरिटी है, ये आपकी प्रायोरिटी है। पोजीशन तो आप देते रहना, इसका कोई इश्यू नहीं है, मेन है कि सर्कुलेशन होना चाहिए। अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपको पता है फिर क्या होने वाला है, परफ्यूज होंगे नहीं ऑर्गन, होंगे नहीं तो क्या होगा? हिस्ची में होगा तो नेक्रोसिस, नेक्रोसिस होगा तो डेड हो जाएंगे टिश्यूज ही। ठीक है, तो जो आपने किया एपी स्पाइक आकाश, उसका क्या सेंस रहा? कुछ नहीं, क्योंकि बॉडी तो काम करना बंद कर देगी थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट देखिए, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दिया है, ओबीजी का अच्छा खासा क्वेश्चन है, पॉपुलर है। आप मुझे आंसर बताइए, इसमें आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा है, एक्शन बताना है आपको ऑक्सीटोसिन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिटोसिन। क्या बोलते हैं? पिटोसिन। ठीक है, चलिए, ये आंसर तो मुझे लगता नहीं है, गलत होगा आपसे।
बाकी हाय, कहाँ जा रहा है आपका आंसर गिडियोन? ऑक्सीटोसिन इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन कब करता है? चलिए सोल्व करते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या है? तो अर्गट डेरिवेटिव है, याद रखना है। और ये इसकी सिंथेटिक फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, पिटोसिन। ठीक है, 1 ml में कितना आता है? 5 यूनिट आता है, 5 यूनिट आता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये करता क्या है। तो ये करता है साहब क्या, कि ये स्टिमुलेट करता है इसको, प्रोस्टाग्लैंडिन को। ठीक है, और ल्यूकोट्रिन्स। ठीक है, और ये दोनों क्या करते हैं फिर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। अब इससे होगा क्या, आपको मेन फोकस बता देता हूँ इसका, जो आपको ध्यान रखना है, जहाँ से आपका क्वेश्चन शायद रिलीज हो जाए। ऑक्सीटोसिन आपको पता है कहाँ से रिलीज होता है हमारी बॉडी में? पोस्टीरियर पिट्यूटरीज। कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरीज। क्लियर? इसके बाद में आपको ध्यान रखना है इसके एक्शन। तो पहला एक्शन तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड आपको याद रखना है, पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए भी हेल्प करता है ये आपको याद रखना है। सेकंड आपको ध्यान रखना है, लैक्टेशन में आपको क्या काम करेगा, ये इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क का काम करता है। इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या, कि प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क तो कौन जिम्मेदार है? तो याद रखना है कौन है? प्रोलैक्टिन। कौन है? प्रोलैक्टिन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चंस भी बता दिए इधर आपको, और ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कितना देते हैं ये? 2 ml देते हैं, इसमें एनएस में, ड्यूरिंग लेबर, ताकि इंडक्शन प्रॉपर हो। ठीक है, याद रखना है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, कौन सा आंसर होगा बताओ, फटाफट दिखा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बता भी दिया है मैंने, पिछले सेशन में बताया अभी, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे चर्चा हो रही थी तब मैंने आपको बताया भी था, याद हो तो आपको। पर्टिकुलर जगह बताओ, पर्टिकुलर जगह बताओ।
हाय मेरे राम, इडियोन कहाँ ध्यान है भाई। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, पर्टिकुलर पार्ट का नाम बताओ। क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके क्वेश्चन वही आ गया तो फिर आप क्या करोगे, वहां यूट्राइन ट्यूब ढूंढते बैठने वाले हो ऑप्शन में। आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको कल ही समझाया था, पिछले ही सेशन में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला में। कहाँ होता है, एम्पुला में। एम्पुला किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का। किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का। ये यूट्राइन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। साल्पिंजोग्राफी करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब टोटल कितनी, 10 सेंटीमीटर की। एम्पुला का पोर्शन कितना होता है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ओवा और स्पर्म, ओवा और स्पर्म दोनों आके क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। मेन चीज ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि इनका वाइटल हावर कितना होते हैं, दोनों के वाइटल हावर कितने हैं, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बच सकता है। ओवा का कितना होता है ओवा का वाइटल हावर कितना होता है, 12 से 24 घंटे, याद रखना है। वाइटल आवर का मतलब जितना टाइम ये जी सकते हैं, लाइफ स्पान, ये भी याद रखना, लाइफ स्पान, ठीक है। और स्पर्म का कितना होता है, 48 to 72 आवर्स, ठीक है। दोनों याद रखना, समझ में आया। चलिए, राइट आंसर यहाँ पे एम्पुला। एल्वेलाई आर फाउंड इन, ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। एल्वेलाई जो है वो क्या है, यूनिट्स ऑफ लंग्स, ठीक है। तो याद रखना है, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, बताओ चलो, इसका तो बताओ। सेकेंड स्टेज लेबर किसको कहता है। क्वेश्चन आपसे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पूछ रहा है, आप क्या आंसर दे रहे हो। कहाँ ध्यान है भाई, नींद तो नहीं आ रही है आप सबको। क्या यार, पहले कंफर्टेबल हो जाओ आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत जा रहे हैं भाई। ऐसे क्वेश्चनों के आंसर तो गलत मत करो।
मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, राइट आंसर दीजिए, गलत है दोनों आंसर आपने जो दिए हैं। सामने लिखा हुआ है डिलीवरी ऑफ बेबी, यही सेकंड स्टेज है। प्लेसेंटा डिलीवरी हो रही है तो थर्ड स्टेज हो गई। ट्रू लेबर पेन से लेके डायलेशन तक जो पॉइंट होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, या फिर आप इसको इफेसमेंट भी बोल सकते हो, ये आपका फर्स्ट स्टेज से होता है। फर्स्ट स्टेज में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपकी कितनी स्टेज आती हैं? 3 आती हैं। फर्स्ट एल फॉर लेटेंट, सेकंड एक्टिव, थर्ड हो गई ट्रांजिशन। ठीक है। फर्स्ट हो गई लेटेंट, फिर हो गई एक्टिव, और देन हो गई ट्रांजिशन। ठीक है। लेटेंट का मतलब क्या हो गया कि 0 से 3 सेंटीमीटर तक सर्विक्स क्या हो, डायलेट हो। फिर 3 से 7 सेंटीमीटर तक अगर सर्विक्स डायलेट हो तो एक्टिव हो गया। और ट्रांजिशन में 8 से लेके 10, यानी फुल्ली डायलेटेड कब होता है? जब 10 सेंटीमीटर हो जाए। इसके बाद में फिर आपकी सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डिलीवरी होती है बेबी की। बात करें ब्रेक्सटोन हिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो ब्रेक्सटोन हिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ब्रेक्सटोन हिक कॉन्ट्रैक्शन है इरेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इरेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इरेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो कब फील होते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कब फील होते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, याद रखना है। इसके बाद जब ये रेगुलर होंगे, तो कब होंगे ये रेगुलर? थर्ड ट्राइमेस्टर में। कहाँ ध्यान है भाई? अम्बिलाइकल कोड की बात कर रहा हूँ। अम्बिलाइकल कोड में क्या होता है? 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है। 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन पे, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या होते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन पूछा गया है, बताओ। प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा दिख रहा है इसमें आपको? अब सही है। एनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन आर कंसिडर्ड टू प्राइमरी। ठीक है, याद रखना है। फिर कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, ये किस में आएगा आपका? टर्सरी में। कि कैंडिडेट को किससे इशू है? कार्डियक से इशू है, तो इसलिए वो रिहेब में है। मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी बीएसी। बीएसी क्या है? बीएसी तब करते हैं जब इन ओवरेज हो जाए। ठीक है, तो बीएसी के लिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यानी आपको ध्यान रखना अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा हो या किस में हो, डायग्नोसिस फेज में हो, ठीक है, तो दोनों ही फेज में आपका कौन सा प्रिवेंशन आता है? सेकेंडरी आता है। प्रिवेंशन आता है सेकेंडरी। और ये क्या है? अवॉइडिंग ओवर एक्सपोजर टू द सन, यानी आपको सन में ओवर एक्सपोजर नहीं होना है, तो ये रिस्क फैक्टर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आएगा? प्रीमोर्डियल। कौन सा आ जाएगा? प्रीमोर्डियल। और प्रीमोर्डियल किसका टाइप है? प्राइमरी का ही टाइप है, याद रखना है। ठीक है। प्राइमरी जब फॉलो होता है जब कोई बीमारी नहीं हुई हो, लेकिन आप उसके रिगार्डिंग उसको हेल्थ एजुकेशन वगैरह दे रहे हो, तो वो प्राइमरी हो गया, जहां से आप प्रिवेंशन स्टार्ट कर दे। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ। फिर प्रिमोर्डियल कैसा हो गया? जैसे आपको पता है कि सिगरेट पीने से क्या होगा? लंग कैंसर हो सकता है, तो ये आप किसी को बता रहे हो, तो ये प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन हो गया। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो आप उसको समझा सकते हो। बीएससी किसका रिपोर्टिंग है? जैसे मान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है, तो आप लेडी को पहले इन्फॉर्म किया जाता है, भाई आप रेगुलर हर साल पे बीएससी करते रहो, ठीक है, या मेमोग्राफी करवाते रहो। तो इस चीज से क्या है? पता चलता रहता है। तो बीएससी आप कह रहे हैं पेशेंट को, तो वो क्या हो गया? रूटीन इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेट और ट्रीटमेंट दोनों किस में आते हैं? सेकेंडरी प्रोसेस। कि यहाँ डिजीज आइडेंटिफाई हो चुकी है
और टर्सरी में डिजीज के बाद का सीन है जहां आपको रिकवरी करना है, या फिर आप सर्जरी भी काउंट कर सकते हैं इसमें। चलिए अभी नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डिसएडवांटेज बताना है मुझे किस चीज का, रेक्टल रूट के यूज का। कि रेक्टल रूट जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसका एक डिसएडवांटेज आपको बताना है। जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है, या फिर वो हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग के लिए होता है, या इनकम्प्लीट ड्रग एब्जॉर्प्शन है, या रेक्टल टीयर है। क्या आंसर रहेगा इसका? गलत। रेक्टल टीयर कैसे हो जाएगा? रेक्टल टीयर कब होता है? रेक्टल टीयर तब होता है जब आप कोई चीज प्रोसेस या कोई भी चीज अगर टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इम्प्रॉपर तरीके से। ये तो जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ी है। इम्प्रॉपर तरीके से अगर आप कोई चीज रेक्टल रूट के थ्रू प्रोसीजर या कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो इम्प्रॉपर तरीके से की गई है, तो रेक्टल टीयर हो सकता है। या मान लीजिए एनाल फिशर है पेशेंट को, वहां पे फिर रेक्टल रूट का क्या रोल है? गलत बात, ये नहीं होगा। हाँ ये सही है, ये सही है। इनकम्प्लीट ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये इसका सबसे सही आंसर हो। क्या आपको पता है कि सारी जो ड्रग्स जो रेक्टल रूट से रखी जाती है ना, वो इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब होती है। पहली चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब होती है इस वजह से। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वेरिएबल एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है। वेरिएबल एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा किसके थ्रू? रेक्टल रूट के थ्रू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों वेरिएबल एब्जॉर्प्शन इसलिए देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाता है, ठीक है, तो इसलिए आपको वेरिएबल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। सेकंड चीज आपको मैंने आपको बताई कि बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो इम्प्रॉपर एब्जॉर्ब होती है, कहाँ पे? रेक्टल रूट के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि यहाँ पे जो ड्रग्स है वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाती हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, तो ये आईवी का दिक्कत है, रेक्टल रूट का दिक्कत नहीं है, ये आईवी का दिक्कत है, ठीक है। आईवी रूट से अगर आप दे रहे हो तो उसमें आपको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग्स यहाँ पे दी गई है, ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग्स यहाँ पे दी गई है, तो ये सबसे ज्यादा याद रखना है, ये किस पे होती है? आईवी पे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा? ओरल। पहले नंबर पे तो आईवी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रेक्टल टीयर का मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए सीधा क्वेश्चन है, नर्स मस्ट लॉग रोल ए पेशेंट फॉलोइंग। किस पेशेंट्स को लॉग रोल में रखा जाता है? आपसे सिंपल सा इतना पूछा गया है, बताइए मुझे। ये क्वेश्चन इसी तरह आएगा। लॉग रोल एक टेक्निक होती है जो यहाँ पे आपसे पूछी गई है कि कौन से टाइप के पेशेंट में लॉग रोल जरूरी है, ये यूज होती है, आपको ये बताना। मोस्ट लिखा हुआ है। और देर लगा दी आने में। नहीं 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 नहीं, लॉग रोल आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। लॉग रोल क्या होता है? लॉग रोल हमेशा ध्यान रखना है, जिस भी कैंडिडेट को स्पाइनल कोड से रिलेटेड दिक्कत होगी ना, तो लॉग रोल किया जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।
लॉगरोल टेक्निक हमेशा उस पेशेंट्स के लिए यूज होती है जिसको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी आपको स्पाइन उस पेशेंट का सीधा रखना होता है, स्ट्रेट, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी बेंड नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। ऐसे याद रखोगे तो शायद हो सकता है। लॉगरोल जो है ये हमेशा किस पेशेंट को यूज होती है, जिसका स्ट्रेट ऑफ स्पाइन रखना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ स्पाइन। अब ये स्पाइन आप स्ट्रेट कब रखोगे, जब उस व्यक्ति को लेमिनेक्टोमी क्या होती है, लेमिनेक्टोमी, एक्टोमी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि रिमूवल ऑफ वर्टिब्रा, रिमूवल ऑफ वर्टिब्रा। ये कब की जाती है, जब स्पाइनल जो कोड होती है उस पर किसी नर्व पे कोई वर्टिब्रा का प्रेशर हो, तब ये लेमिनेक्टोमी किया जाता है। इस पेशेंट को आपको जरूरत क्या है, इस स्पाइन कैसी हो, स्ट्रेट हो। स्ट्रेट होगी तो क्या करोगे आप, लॉगरोल का इस्तेमाल करोगे। लॉगरोल से क्या होता है, पेशेंट को डायरेक्टली शिफ्ट किया जाता है, जिससे क्या पेशेंट की स्पाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी बेंड नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो लेमिनेक्टोमी इज द मोस्ट ऑफन प्रोसीजर्स जहां पे लॉग रोल आपका यूज होगा। थोरेकेटोमी ये क्या है, और हेमरेडेक्टोमी और सिस्टेक्टोमी। तो थोरेकोटोमी क्या कहते हैं, तो थोरेकोटोमी में आपको पता है कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है इंसिजन कहाँ लगाया जाएगा, थोरेक्स पे, यानी चेस्ट वॉल पे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, रेस्पिरेटरी सपोर्ट रहेगा, यानी आपको एयरवे सपोर्ट रखना चाहिए। सिस्टेक्टोमी का मतलब क्या हो गया, सिस्टेक्टोमी का मतलब हो गया ब्लेडर। ठीक है, ब्लेडर को निकाल देना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। और हेमरेक्टोमी किसके लिए आ गया, हेमरोइड्स के लिए। चलिए अभी आगे बताइए। ड्यूरिंग न्यूनेटल रिसस्टिटेशन चेस्ट कंप्रेशन शुड बी स्टार्ट व्हेन हार्ट फॉल बिलो। न्यूनेटल का जो रिसस्टिटेशन है वो कब करोगे आप, चेस्ट कंप्रेशन जब हार्ट फॉल चली जाए नीचे, कितनी हार्ट फॉल नीचे हो जाए, तब आप न्यूनेट का करने वाले हो। वेरी गुड, 60 याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अमोइसाइडल पेशेंट, है ही नहीं, सीधी सी है। सुसाइडल पेशेंट किसमें, डिप्रेशन, किसमें, डिप्रेशन। अब यहाँ पे भी आपको याद रखना है कौन सी डिप्रेशन, तो सीवियर, सीवियर में आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको ये पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है सुसाइडल में, तो कौन होगा, साइकोसिस। कौन होगा, साइकोसिस। वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ इंसाइट, यानी व्यक्ति का जजमेंट जो है वो क्या है, एब्सेंट। रिमोर्स या एम्बिवेलेंस, मैं ये करूं या ये ना करूं, ये एम्बिवेलेंस है। और फ्रस्ट्रेशन, इस वजह से आपको सुसाइडल पेशेंट नहीं देखने को मिले। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्यक्ति साइकोसिस में चला गया है। ठीक है, तभी उसमें सुसाइडल टेंडेंसी आती है, क्योंकि उसकी इनसाइट एब्सेंट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए। द नर्स शुड टीच पेरेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज वायरस अकर्स बाय कांटेक्ट विद, सीधा सा है, रेबीज वायरस की बात कर रहा है, यानी आपको बात कर रहा है रैप्डो वायरस। रेबीज वायरस कौन सा होता है, रैप्डो वायरस, जो आपको पता है किसकी वजह से होता है, डॉग बाइट की वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि स्किन ऑफ डॉग बाइट की वजह से, क्योंकि डॉग बाइट के सलाइवा में ये क्या करते हैं, रहते हैं रैप्डो वायरस। तो ये कब होंगे, तो सलाइवा ऑफ
इन्फेक्टेड एनिमल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? डी। अब आपको ध्यान रखना है, एक फीचर्स आईडी होता है, एक फीचर्स आईएम होता है। आईडी में 4 डोज लगता है, आईएम में 5 डोज लगते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉज ऑफ सिजोफ्रेनिया आपसे पूछा गया है, इन्वॉल्व ओवर स्टिमुलेशन ऑफ। आप बताइए मुझे, सिजोफ्रेनिया जो है वो किस न्यूरोट्रांसमीटर के ओवर स्टिमुलेशन यानी इंक्रीज या स्टिमुलेशन की वजह से सिजोफ्रेनिया आपको देखने को मिलेगा? आंसर, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत हो जाना। क्या हुआ? आंसर दो। सिजोफ्रेनिया में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आपको स्टिमुलेट देखने को मिलता है? सिंपल। डायगेटिक पढ़ा तो रखी है। ऐसा तो मत कर देना आप। अरे भाई क्या हो गया? इसमें डोपामीन आएगा आंसर भाई। ए, याद रखना है, डोपामीन जो है, ठीक है, डोपामीन अगर ओवर स्टिमुलेट हो जाए या ओवर एक्टिव हो जाए, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो डोपामीन की ओवर एक्टिवेट या ओवर स्टिमुलेशन यानी डोपामीन की वजह से सिजोफ्रेनिया आपको देखने को मिलता है। एपिनेफ्रिन की वजह से आपको ध्यान रखना है, फाइट और फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम होता है इसके लिए। इमरजेंसी में फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट कौन करता है? एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन में आपको ध्यान रखना है, एंजाइटी से रिलेटेड जैसे पैनिक डिसऑर्डर वगैरह या फिर स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन की वजह से। सीरोटोनिन में आपको कौन दिखेगा? डिप्रेशन, क्योंकि सीरोटोनिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इमोशंस और मूड के लिए, ठीक है। तो सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको डिप्रेशन देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन आपसे पूछा गया है, बताओ माल न्यूट्रिशन का मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको पता लग जाए कि ये व्यक्ति माल न्यूट्रेट है। कौन सा क्वेश्चन है? फटाफट बताइए। क्यों? माल न्यूट्रिशन का डिफरेंशियल काउंट से क्या मतलब है? कोई व्यक्ति माल न्यूट्रेट है तो उसका संबंध किससे होगा? खाना वो जो खा रहा है या तो वो सही नहीं खा रहा है, या बैलेंस नहीं ले रहा है, या उसकी बॉडी काम नहीं कर पा रही है उस खाने को। लिम्फोसाइट काउंट कहाँ जा रहे हो आप? ये भाई इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
क्वाशियोरकोर का नाम सुना है? क्वाशियोरकोर। एल्ब्यूमिन लेवल होगा। यार आपको पता है कि भाई कौन काम करता है, मेन रोल लीवर करता है। लीवर से कौन प्रोडक्ट हो रहा है? एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन मेन फैक्टर काम करता है माल न्यूट्रिशन में, याद रखना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। डिफरेंशियल काउंट है, ये तो इन्फेक्शन को बताता है। लिम्फोसाइट काउंट जो है, ठीक है, तो लिम्फोसाइट काउंट कब होता है? जब इम्यूनिटी सप्रेस होती है, तब आप जान सकते हो। माल न्यूट्रिटेड व्यक्ति अगर क्रोनिक में जाता है लेवल में, तब जाके उसकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है, तब लिम्फोसाइट काउंट हो सकता है। आप अगर आइडिया लगाना चाहो कि लिम्फोसाइट काउंट से आप इंडिकेट कर पाते हो माल न्यूट्रिशन को, बट ये पूछ रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है? लीवर। मेटाबोलाइज तो ये करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन? एल्बुमिन। तो अगर किसी व्यक्ति का एल्बुमिन लेवल बिलो द 3.5, ठीक है, ग्राम पर डीएल, इससे कम हो जाए, तो व्यक्ति सीधी सी बात है वो किस में चला जाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ एल्बुमिन में। अब डेफिशिएंसी ऑफ एल्बुमिन है तो यहाँ पे व्यक्ति किस में देखने को मिलेगा आपको? क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में। किस में देखने को मिलेगा? क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन जो है वो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है माल न्यूट्रिशन के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है क्वाशियोरकोर के बारे में। किसके बारे में? क्वाशियोरकोर। तो यहाँ पता है आपको क्या कमी देखने को मिलती है? एल्ब्यूमिन। क्वाशियोरकोर क्या है? एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन, एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एल्ब्यूमिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। अब ये क्या काम करता है? ये साहब ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या करता है? ऑन्कोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करता है। और क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका? ड्रग्स का करता है। ठीक है, विटामिन वगैरह का करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो अब जिस जिस बॉडी में क्वाशियोरकोर है, जिसमें एल्ब्यूमिन की कमी है, तो यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर की वजह से व्यक्ति में आपको क्या दिखेगा? एडीमा। और क्वाशियोरकोर का एक साइन और आता है, आपको याद होना चाहिए, फ्लैग हेयर साइन देखने को मिलेंगे आपको। झंडे की तरह उसके बाल खड़े हो जाते हैं व्यक्ति, बच्चे। ठीक है, आपको याद। तो इसी का भाई कौन है? वो है मेरास्मस। कौन है? मेरास्मस। ठीक है, मेरास्मस में आपको याद रखना है मसल्स वास्टिंग आपको देखने को मिलती है। क्या? मसल्स वास्टिंग। ठीक है, यानी व्यक्ति सिंगल पीस देखने को मिलेगा। और क्वाशियोरकोर का फूला हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन डिजिट इसकी जो है, यानी लेग्स और पैर जो होते हैं, वो आपके पतले देखने को मिलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, इसमें प्रोटीन की कमी होती है, इसमें एनर्जी की कमी होती है। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए अभी बताइए लास्ट, ब्लैडर कैंसर का अर्ली साइन बताओ। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का अर्ली साइन पूछा गया है आपसे, बताइए। कल आप, मैं एडवाइस कर रहा हूँ आपको, आप प्लीज़ अगर क्वेश्चन ज़रूर, आप एग्ज़ाम देने कल जा रहे हो इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, फिर आंसर करके आना। ठीक है, हाँ, कोई जल्दी मत करना, यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे सामने। हाँ, मीनाज का आंसर ठीक है। देखिए ब्लैडर कैंसर में है ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ब्लैडर कैंसर में कौन सा इमेचूरिया होता है? पेनलेस इमेचूरिया होता है। याद रखना है कौन सा होता है? पेनलेस इमेचूरिया होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहली बात। ठीक है, सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोस्कोपिक आप इसको देख सकते हो, या फिर ये इंटरमिटेंट होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिसको आप नैकाई से नहीं देख सकते, या फिर आपको ग्रॉस भी देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको याद एक ही चीज याद रखनी है, हिटिंग क्वेश्चन है, कि ब्लैडर कैंसर का जो प्राइमरी अर्ली साइन होता है वो कौन सा होता है? पेनलेस इमेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पोलीयूरिया किस में देखने को मिलता है? डायबिटीज मलाइटिस में, आपको पता है। नॉक्चूरिया किस में देखने को मिलेगा? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया जैसी चीज। ठीक है, ये याद रखना है।
ठीक है। और डिसयूरिया जो आपने आंसर दिया है ये देखने को मिलता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेनफुल यूरिनेशन, ठीक है। तो यूटीआई में जैसे में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप मान लीजिए इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में भी देखने को मिलता है ये, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर के इन्फ्लामेशन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ डिसयूरिया आपको देखने को मिले। चलिए अभी देखो फिर क्राइसिस का क्वेश्चन आ गया कि मेजर गोल क्या रहता है थेरेपी इन क्राइसिस इंटरवेंशन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो क्राइसिस इंटरवेंशन के टाइम में आपके पास में है, यानी उसको कोई भी क्राइसिस हुआ है और वो आपके इंटरवेंशन के पीरियड में है, मेन गोल आपका थेरेपी पे क्या रहेगा? तो पहला है कि आप उसकी स्ट्रेस से उसको विड्रॉ कीजिए, दूसरा है रिजोल्व कीजिए इमीडिएट प्रॉब्लम्स को, तीसरा है डिक्रीज कीजिए एंजाइटी को, और चौथा है कि प्रोवाइड कीजिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इवेंट्स। क्या रहने वाला है आंसर बताइए। ध्यान रखना दिमाग में क्राइसिस का क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज क्राइसिस। अब क्राइसिस में ये व्यक्ति आपके पास में इंटरवेंशन के टाइम में है। अभी इतना भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। क्राइसिस के इंटरवेंशन के टाइम में आपके पास है, यानी आप यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं इसके साथ, यानी इसकी केयर कर रहे हैं, इसकी थेरेपी में ध्यान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसके साथ कोप हो चुके हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपका मेन रोल क्या रहेगा? साइकेट्रिक इतनी भी आसान नहीं, इसमें भी ये क्राइसिस, क्राइसिस में थोड़ा मैंने अभी आपको पहले सेशन में ही बताया था, क्राइसिस वाले पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? ट्रस्ट बिल्डअप कर, दूसरा रेपोर्ट, जब आपका रिलेशन स्ट्रांग हो जाए फिर वो आपके साथ उसका कॉप होने वाला है। गलत बात, स्ट्रेस विड्रॉ करना यहाँ ऑप्शन नहीं है, स्ट्रेस विड्रॉ करने से यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैन गोल पूछ रहा है, मैन गोल क्या होता है क्राइसिस वाले बंदे का? क्राइसिस वाले बंदे का मैन गोल होता है कि क्राइसिस वाला जो पेशेंट होता है ना उसके साथ वो इवेंट जो है वो हमेशा कनेक्टेड रहता है। सारे ऑप्शन नहीं देना है अभी आप बिल्कुल। देखिए मेरी मेरी बातें सुनिए पहले, आप उससे ज़्यादा आप समझोगे। जैसे मान के चलिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तब ज़्यादा शायद याद हो जाए आपको। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है, ठीक है। अब रेप क्या हो गया आपको पता है, ट्रोमेटिक क्राइसिस हो गया। ट्रोमेटिक क्राइसिस वाले पेशेंट जो होते हैं जिनके साथ रेप हो गया हो, या मान लीजिए कोई उन्होंने ऐसा इवेंट देख लिया हो कि उनके सामने मर्डर हुआ हो और वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अंदर तक झन चुके हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये व्यक्ति किसी और पे भरोसे करते नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पागल है, पागल नहीं है ये, पर इनके साथ वो इवेंट हो चुका है, ठीक है। अब इन पेशेंटों के लिए सबसे पहले भरोसा क्या होता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट आप बिल्ड करें, रेपोर्ट आपका स्टैब्लिश हुआ, देन उसके बाद आप इनके साथ कोप होने वाले हैं। कोप होते हैं तो ये पेशेंट आपके साथ में एक्सचेंज करता है अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। गलत है, गलत है, मत दीजिए। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्राइसिस वाला जो पेशेंट होता है ना उसके अंदर जो चल रही प्रॉब्लम्स है उनको आपको रिजोल्व करना है, क्योंकि अगर आपने उसको रिजोल्व नहीं किया तो वो क्राइसिस के वापस उस इवेंट में जा सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जैसे ही आपका कॉपिंग स्टार्ट हो गया है पेशेंट के साथ, तो आप कोशिश कीजिए उसके साथ में कॉप कर, उसके साथ में टाइम स्पेंड करो। तो जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड होने वाला है तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। तो पेशेंट की प्रॉब्लम को सबसे पहले आप रिजोल्व कीजिए, तब जाके आपके और उसके जो रिलेशंस हैं, जो आपका पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आईपीआर जो है वो बेटर स्टैब्लिश होने वाला है, ठीक है। तो क्राइसिस के पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है। एक तो पेशेंट्स की प्रॉब्लम को जानना, और अगर आप जानते हैं तो फिर उनको पहले सबसे पहले क्लियर कीजिए, वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। क्योंकि अगर आपने उसको नहीं सोल्व करा तो पेशेंट आपका क्राइसिस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। आपको उस पेशेंट्स को बाहर लेके जाना है उस चीज से, तो उसके साथ हुआ है क्राइसिस जो हुई है उससे उसको बाहर लेके जाना है। वहां पे आप सबसे ज्यादा कब कर सकते हो? जब आप उसके अच्छे कॉप बन जाओगे, जब आपको लगने लगेगा, उसको लगने लगेगा कि ये मेरा बहुत अच्छे दोस्त है, जो अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एज ए प्रोफेशनल नहीं समझना है आपको, ठीक है।
भाई पेशेंट आपको डिटेल बताए या ना बताए, लेकिन पेशेंट को देख के आपको तो पता लग जाएगा ना कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। आप तो कॉन्शियस हैं, आप तो आपके साथ क्राइसिस नहीं हुआ है, पेशेंट के साथ क्राइसिस हुआ है। आपको तो उसकी हिस्ट्री से भी पता लग जाएगा जब आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा कि पेशेंट आपका इसका है। तो आपको आपको पता करना है, क्योंकि आप नॉलेजेबल पर्सन, आपको पता है कि इस पेशेंट को कौन सी क्राइसिस हुई है और मुझे क्या करना है। मैं आपको सिर्फ प्रोटोकॉल और प्रोसीजर बता रहा हूँ, स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। पेशेंट आपका कितना भी स्ट्रेस एंजाइटी में हो, ठीक है, लेकिन जब अगर आपका क्राइसिस वाले पेशेंट के साथ में ट्रस्ट रैपोर्ट स्टैब्लिश होता है तो पेशेंट आपके साथ कोप ऑटोमेटिक करता है। हाँ, समझ रहे हो आप। अगर आप मेंटल असाइलम में जाओगे तो कोई भी ऐसा पेशेंट हो, डिप्रेशन के पेशेंटों को क्या ट्रीट नहीं होते हैं, सब होते हैं, क्योंकि वहां डिपेंड करता है कि आप उनके साथ किस तरह से ट्रीट कर पा रहे हो। अगर अपन भी उनका ऐसे समझे कि पागल है, ठीक है, तो वो ऐसे ट्रीट नहीं हो सकता है, आपको पता है। आपको जब आपको तो पूरी नॉलेज है, तो आपको क्राइसिस वाले पेशेंट के साथ में क्या करना पड़ेगा, कोप करना पड़ेगा। कोप होता है ना, तो पेशेंट ऑटोमेटिक अपनी चीजें एक्सचेंज करता है, आपसे शेयर करता है, ठीक है। एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में तो प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि वहां इंसाइट प्रेजेंट होती है, इसलिए व्यक्ति के अंदर जजमेंट रहेगा। साइकोसिस में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए डिप्रेशन पेशेंट्स को हैंडल करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ ये जो इवेंट है ये क्राइसिस है, तो क्राइसिस में क्या होता है, कुछ क्राइसिस ठीक है, जैसे मैच्योरेशनल डेवलपमेंट क्राइसिस है तो वो ठीक लेवल पे होती है, ठीक है। लेकिन जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ठीक है, तो ये बहुत तगड़ी क्राइसिस है। यहाँ पे पेशेंट्स को लिए सबसे ज्यादा ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा आप कॉन्शियसली रहना। अगर आपसे आंसर, अगर कंफ्यूज रहते हो तो फिर मत देना आंसर, ठीक है, नहीं तो ऐसे गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पे बता रहा हूँ खासकर। तो ऐसे क्वेश्चन आप टच मत करना बिल्कुल, अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। एक क्वेश्चन से अपना सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, लेकिन गलत करोगे तो रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या रहेगा, क्राइसिस इंटरवेंशन के दौरान आपका मेजर जो गोल रहता है थेरेपी में वो क्या रहता है कि आप पेशेंट्स की प्रॉब्लम को सोल्व करें। पूरी थेरेपी में आपका गोल पूछा गया है। मेजर गोल आपका क्या रहता है थेरेपी में, मेजर देखिए क्वेश्चन पकड़िए, मेजर, तो मेजर में तो यही रहता है कि आप पेशेंट की प्रॉब्लम को क्या करें, सॉल्व करें। बाकी एंजाइटी को रिलैक्स करना, स्ट्रेस को रिलैक्स करना, ये भी आपका थेरेपी में इंटरवेंशन है, लेकिन मेजर आपका पार्ट क्या है कि आप पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, पहले सबसे पहले वो सॉल्व करो, ठीक है। तो फाइनली आपके पेपर सॉल्यूशंस के एंड पॉइंट पे अपन आ गए हैं। चलिए अभी बताइए कि एक नर्स जो टीच करती है पेशेंट को हु इज टेकिंग और ओरल एंटीकोगुलेंट, तो आप मुझे बताइए कि क्या कहे, क्या टीच करने वाले हो आप पेशेंट को अगर उसको ओरल एंटीकोगुलेंट चले तो। इसका आंसर मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी, पिछले सेशन में आंसर सॉर्ट आउट कर दिया था। बताओ फटाफट क्या आंसर है इसका। हाँ तो आपका ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, ओरल एंटीकोगुलेंट मैंने आपको बताया भी था पिछले से, क्या इसका क्या नाम है, वॉरफेरिन, क्या नाम है, वॉरफेरिन। ब्रांड नेम क्या होता है इसका, क्यूमाइडिन, क्या नाम है, क्यूमाइडिन करके, ठीक है। ये ओरल तरीके से ली जाती है। और एक होती है आपकी कौन सी, हिपेरिन, कौन होती है, हिपेरिन, ये क्या है, आईवी है, ये क्या है, आईवी एंटीकोगुलेंट। सवाल क्या होता है कि वॉरफेरिन का एंटीडोट कौन है, विटामिन के, कौन है, विटामिन के। तो अवॉइड फूड हाई इन विटामिन के, याद रखना है, क्योंकि अगर मान के चलिए कि ओरल कॉन्टिकोगुलेंट आप ले रहे हो और आप साथ में विटामिन के हाई रिच में डाइट ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये इसको एंटीडोट के तौर पे, काउंटर ओवर द काउंटर काम करने वाले,
तो आपको पेशेंट को क्या करना है कि विटामिन के रिच फूड को आपको नहीं लेना है तब तक आप वॉरफेरिन ले रहे हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हिपेरिन का मैंने आपको बता दिया है, ये आईवी एंटीकोगुलेंट होती है। इसका एंटीडोट अगर आपसे पूछे तो प्रोटामिन सल्फेट, प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, ओपियोइड्स का पूछे तो एलोक्सोन, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बता दिया है। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, फायर पे क्वेश्चन है। फॉलोइंग एक्शन डेमोस्ट्रेट ए सेफ रेस्पॉन्स प्लान्स इन द इवेंट ऑफ फायर। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में आग लग गई तो सेफ रेस्पॉन्स प्लान्स क्या है वो आपको मुझे बताना है। तो फायर के केस में लगता है क्या करने वाले हो आप एज ए नर्स। यहाँ पे कोई ज्यादा कुछ खास है नहीं, फायर का केस है। वेरी गुड। वेरी गुड, याद रखना है। क्या करोगे आप, इम्प्लीमेंट करोगे रेस को, रेस फॉर रेस्क्यू, रेस फॉर रेस्क्यू करोगे आप सबसे पहले। फिर अलार्म, फिर अलार्म, देन क्या है कंटेन, देन क्या है कंटेन। ठीक है, एंड लास्ट क्या है एक्सटिंग्यूशर, या फिर एक्सटिंग्यूश भी बोल सकते हो आप, या फिर इवाक्वेट। आपको याद रखना है, यानी आपको पहले रेस्क्यू करना है, फिर आपको अलार्म जो है वो सेट करना है, या फिर उसको बजा देना है, रिंगिंग करना है। देन कंटेन, कंटेन का मतलब क्या होता है कि आपको डोर और जो विंडो होती है जहाँ से एयर आ रही है उसको क्या कर देना है, बंद कर देना है, ऑफ कर देना है, ताकि जो फायर है वो स्प्रेड ना हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और आती है जो आपको याद हो रखनी हो। ठीक है, देखिए अभी ये क्या बोल रहा है, एलिवेटर का इस्तेमाल करो, तो एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं करते, किसका करते हैं, स्टेयर्स का, सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर ये देखिए मेक श्योर ऑल फायर डोर्स आर ओपन, ओपन नहीं रखते, क्या रखते हैं, क्लोज रखते हैं। फिर है डू नॉट नोटिफाई फायर डिपार्टमेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, फायर डिपार्टमेंट को तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना। ठीक है, ये आपको ध्यान ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्सटिंग्यूशर। अब इसके लिए भी एक कोड आता है जो आपको याद रखना है, क्या नाम है, पास। क्या नाम है, पास। पास किसके लिए होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर को आप कैसे चला पाते हैं। तो यहाँ पी से क्या हो गया, पुल द पिन, पुल द पिन। ठीक है, एंड ब्रेक द सील, जो सील होती है उसको ब्रेक कर दीजिए और पिन को खींच के कर दीजिए, पिन होती है ना वहाँ पे, उसको खींच के ब्रेक कर दी जाती है सील। A4 क्या होता है, तो A4 होता है आपका एम। अब एम कहाँ है आपका, तो एम आपको ध्यान रखना है, जो पाइप आता है ना वो आपको ध्यान रखना है, वो कहाँ पे होना चाहिए आपका, बेस ऑफ फायर पे। कहाँ होना चाहिए, बेस ऑफ फायर पे, जहाँ से आग निकल रही है या वहाँ से जनरेट हो रही है वहाँ आपका बेस होना चाहिए। तो ये एम है आपका। ठीक है, S4 क्या होता है, स्क्वीज। S4 क्या होता है, स्क्वीज करना है आपको। ठीक है लास्ट ऑप्शन S4 क्या होता है, स्वाइप। S4 क्या होता है, स्वाइप। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हो गए आपके फायर के पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आई होप, और तो आपको मैं क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है, अब समझ आ रहे हैं आप। तो आज के सेशंस को आपने ज्वाइन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कल मुझे बहुत अच्छी सी न्यूज़ मिले आपके थ्रू, एंड सबका अच्छा एग्जाम जाए, ये मेरी आशा है भगवान से। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक एडवाइस जो आप सबके लिए हमेशा ध्यान रखना है, पेपर के टाइम में आपको अपना ध्यान पूरा रखना है, पूरे कॉन्शियस तरीके से, पूरे पेशेंस के साथ आप कंट्रोल करके और फिर आप पेपर देना। जैसा भी होगा अच्छा ही होगा, ये तो है, कंफर्म है। ठीक है, तो हाँ बस ये है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हो वो गलत मत करना। ठीक है, कोई ज़्यादा आपको ओवर नहीं सोचना है, जहाँ आपको लगे सेल्फ आप अवेयरनेस के साथ सभी सक्षम हैं, सब बढ़िया आईक्यू के पेश आप कैंडिडेट हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा आपका पेपर जाए। मेरी तरफ से आपको खूब सारा बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक जो भी। ठीक है,
और कल मिलते हैं आपके पेपर सॉल्यूशंस के साथ में। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका पेपर सॉल्यूशन जब आप पेपर से फ्री होंगे तब आपका अपलोडेड मिलेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसा ही आपका पेपर सॉल्यूशन हम गुजराती ग्रामर का करवाएंगे तब आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए पेपर्स के साथ में, ठीक है। अच्छे से देना और टाइम से पहुंच जाना, ठीक है, सेंटर पे। चलिए, शुभ रात्रि आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।